आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। गाड़ी ऑलमोस्ट आगे से पूरी लॉस हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसकी बताने की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए, किसी भी काम में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंश्योरेंस कंपनी से रिफंड आया और 80,000 रुपया अपने जेब पे लगा, और गाड़ी की वैल्यू, जो गाड़ी की वैल्यू अगर 3 लाख थी तो वो गिर के 2 लाख पे आ गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे एक लकब लग गया एक्सीडेंट का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब मज़े में होंगे। आ गए फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। मेरा नाम है शेख निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम व्लॉग। आज मैं आप लोगों को एक मेरा स्टोरी बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी दुख भरी स्टोरी है। सन 2024 की ही बात है, 25 आ गया है, सन 2024 की बात है। हमारे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, गाड़ी का नंबर था 4499। उस गाड़ी का हो गया था एक्सीडेंट। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। गाड़ी ऑलमोस्ट आगे से पूरी लॉस हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसकी बताने की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए, किसी भी काम में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एक्सीडेंट। जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ओनर की हालत पतली हो जाती है, अगरचे वो एक नॉर्मल आदमी है। नॉर्मल आदमी से मुराद कोई करोड़पति, कोई अरबपति का बच्चा नहीं है। एक स्ट्रगलिंग इंसान है जो 2-2 पैसा, 4-4 पैसा जमा करके गाड़ी लेता है। कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स में एज अ ड्राइवर काम करता है, फिर ओनर बनता है, फिर गाड़ियाँ लेता है। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो इंसान ऐसे एक्सीडेंट में उसकी हालत हो जाती है ख़राब। मैं इसका कुछ किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। जब ये एक्सीडेंट हुआ था, उस ड्राइवर की, मतलब मेरे ही ड्राइवर की गलती थी। ये एक्सीडेंट हुआ था मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे। सुबह के तकरीबन 4-5 बजे के करीब हुआ था ये हादसा। और इसमें खुदा का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, चोट लग गई थी थोड़ा मोड़ा, लेकिन किसी को कोई बड़ी घायल कुछ ऐसा हुआ नहीं। मेरे ड्राइवर की ही गलती थी। ड्राइवर दिन में आई थिंक सोया नहीं था और रात में गाड़ी निकाल लिया और पुणे का पहला भाड़ा लेके गया। उसके बाद वहाँ जा रहा था तो भी उसने दूसरे ड्राइवर से बात करी कि उसको नींद आ रही है, उससे बात करते रहे वे। फिर वो जब वो पहुँचा तो फिर सोया नहीं, उसको तुरंत भाड़ा मिल गया मुंबई का, तो वो वापस आने लगा। तो इस नींद में उसने एक ट्रक में ले जाके गाड़ी घुसा दिया। आप लोग देख सकते हैं, पूरा एयरबैग चला गया, पूरा आगे से गाड़ी टोटल लॉस हो गई है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट लॉस हो गई थी। इसको इंश्योरेंस का भी कुछ दिक्कत था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कि इंश्योरेंस इस मैटर में क्या मायने रखता है। और इंश्योरेंस का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टूरिस्ट लाइन में हैं तो फिर जो भी चीज़ें अभी पुलिस चौकी का मैटर, एनसी वगैरह सारी चीज़ें, फिर गाड़ी को पुणे एक्सप्रेस हाईवे से टो करके लाना काफ़ी महंगा काम होता है। फिर उसके बाद गाड़ी गैराज पे खड़ी थी तकरीबन 3 महीना 10 दिन।
3 महीने 10 दिन में गाड़ी बन के मिली, जिसमें से मेरे पास बिल होगा तो मैं डाल देता हूँ। वैसे मेरे पास बिल सिर्फ क्लेम वाला होगा आई थिंक, फिर भी जो भी बिल है मैं डाल देता हूँ। 81,000 कुछ रुपए का इसका इंश्योरेंस की तरफ से क्लेम अमाउंट रिफंड आया था, और 1,60,000 रुपये का बिल बना था। जबकि इस लाइन में मेरा भाई खुद मैकेनिक है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें सस्ते में करवाई, बहुत सारी चीज़ें उसने खुद करी, बहुत सारी चीज़ें उसने जुगाड़ से करी। जो इंश्योरेंस में क्लेम नहीं हो रहा था, वो पैसे, वो महंगा चीज़ था, उसको सस्ते में डाला, तब जाके 1,60,000 रुपये का बिल हुआ, और 80,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से रिफ़ंड आया, और 80,000 रुपया अपने जेब पे लगा। और गाड़ी की वैल्यू, जो गाड़ी की वैल्यू अगर 3 लाख थी तो वो गिर के 2 लाख पे आ गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे एक लकब लग गया एक्सीडेंट का, और 3 महीना बैठ के EMI भरना पड़ा। गाड़ी 3 महीना 10 दिन गैराज पे खड़ी थी, और उसके बाद 3 महीना गैराज पे खड़ी थी और गाड़ी लोन पे ली गई थी। 15,606 रुपया कुछ EMI थी। जो 3 महीना 10 दिन गैराज पे गाड़ी खड़ी थी, 3 महीने की EMI 15 थी। अब 45,000 रुपया, 46,000 कुछ रुपया बैठ के EMI भरा गया। उसके बाद तकरीबन 80,000 रुपया जो भरने को आया, उसमें से ड्राइवर की सरासर गलती होने पे भी हमने उसको छूट दिया कि भाई आप कितना दे सकते हो। 50,000 रुपया देने की बात हुई कि 50,000 वो देगा, 30,000 रुपया हमने अपने जेब का लगाया, तो 45,000 रुपया EMI हमने बैठ के भरी। 30,000 रुपया हमने गाड़ी जो ठुकी उसका जो लॉस आया वो भरा। 45 और 30 75,000 प्लस जो गाड़ी की वैल्यू 3 लाख रुपया होनी थी, गिर के 2 लाख रुपया हो गई, क्योंकि उसके ऊपर एक्सीडेंट का लकब लग गया। तो आप समझिए उसकी वैल्यू में लॉस आया 1 लाख रुपये का, मतलब ओनर को लॉस आया टोटल उस 3 महीने में 1,75,000 रुपये का। और ड्राइवर को क्या आया, 50,000 रुपये का खर्चा आया, वो भी उसकी गलती की वजह से। और वो 50,000 रुपया 1 साल होने आया, अभी तक उसने कुछ भी नहीं दिया। 1 साल नहीं, 10 महीना जो भी होने आया होगा, उसने कुछ 1 रुपया नहीं दिया अभी तक का। बात हुई कि धीरे धीरे देगा। कैसे देगा? कमाएगा 500 रुपया, 1,000 रुपया, तो 100 रुपया कटाएगा, 200 रुपया कटाएगा, ऐसे करके कटाएगा। और मैंने पूरा पैसा इकट्ठे लगाया, और उसके बाद मेरा 1,75,000 रुपये का लॉस, ड्राइवर का 50,000 रुपये का लॉस, और उसने 1 साल 8 महीना हो गया उसने कुछ नहीं दिया। अब सोचिए 50,000 रुपये देने में वो 2 साल लगाएगा, और वो 50,000 रुपये मेरे हाथ में कब आएगा, कैसे आएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इस लाइन में बहुत दिक्कत है भाई। ड्राइवर्स भाई लोग को भी बोलूँगा कि भाई नींद में गाड़ी ना चलाएं, ध्यान दे, अपना भी नुकसान ना करें, हमारा भी नुकसान ना करें। कोई अमीर हम आदमी है नहीं, हम भी गरीब हैं, मिडिल क्लास वाले जो छोटी छोटी मेहनत करके, छोटी छोटी पूंजी जमा करके एक चीज़ ले रहे हैं, उससे कुछ कमा रहे, कुछ बनने की इच्छा है। हम कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है, ठीक है ना, कोई करोड़पति अरबपति कहीं से पैसा आ रहा है। तो यही चीज़ है। और इसके बाद बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की। मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, जो शायद से भाई लोगों को रिलेट करे और समझ में भी आए, जो भाई इस लाइन में न्यू आ रहे हैं। देखिए, ये समझ लीजिए एक गाड़ी है, एक गाड़ी समझिए, इसको समझ लीजिए एक नाव है, ठीक है। मैं इसका माचिस का कुक्का निकाल देता हूँ। ये एक नाव है, ठीक है। ये सारे पैसेंजर्स हैं, और ये रही एक नाव। मान लीजिए इस जगह पर पानी है, ठीक है। ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, ठीक है। यहाँ से लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं। ये रही गाड़ी, नाव, ठीक है। मान लीजिए इस नाव में अब ये जो है पैसेंजर्स 5, मैं गिन लेता हूँ, 5 5 10, 5 3 15, 5 20 22 पैसेंजर है, ठीक है। 20 पकड़िए, 20 पैसेंजर्स हैं। अब ये जो गाड़ी है, इसमें 5 लोग सिर्फ एक वक्त में सवार हो सकते हैं। 5 लोग सवार हुए, ठीक है। अब ये जो नाव एक है, ये लेके जाएगी, एक बार छोड़ेगी इन लोगों को, फिर वापस आएगी, फिर 5 को लेके जाएगी, छोड़ेगी, फिर आएगी, 5 को लेके जाएगी, छोड़ेगी। ऐसा ये 4 बार चलेगी। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है, जो लोग हैं जाने वाले ज़्यादा हैं,
गाड़ी जो है वो कम है। और इसी जगह पर जब गाड़ी 1 से 2 हो जाएगी तो ये जो 20 लोग हैं 5-5 के झुंड में 2 जगह डिवाइड हो जाएंगे, 2 गाड़ियों से सफ़र करेंगे तो 10, इसको 2 ही चक्कर काम मिलेगा, इसको 2 ही चक्कर जाना पड़ेगा। फिर ये 4 हो जाएगी, जब 4 हो जाएगी तो इसको 1 ही चक्कर मिलेगा, क्योंकि 20 लोग हैं 5-5 लोग जाने वाले, 1 ही मिलेगा। अब ये मान लीजिए साल भर में आदमी खरीद रहा है, बढ़ते जा रही है गाड़ी। ये जो काम करने वाले साल भर में बढ़ते नहीं हैं, इनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, 10 साल 20 साल बाद कहीं जाके काम करेंगे, तब जाके ये 2 के पीछे 2 लोग बढ़ेंगे, 1 लोग बढ़ेंगे। लेकिन गाड़ी हर साल बढ़ रही है, तो ये जो सप्लाई बढ़ रहा है ये डिक्रीज़ कर रहा है डिमांड को समझ लीजिए आप। जो भाड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनके रेट गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और गाड़ी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रेट भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक भाड़ा है 500 रुपये का कहीं जाने का, वो 2 लोगों को बच रहा है, 2 लोग एक जगह पे खड़े हैं, वो दोनों लोग नहीं उठा रहे, ठीक है, तो वही भाड़ा फिर 520 रुपये का होके बचेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है ना वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो सप्लाई जो है ना ये पूरी नहीं हो रही, तो जो डिमांड है ना वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही है, उसको भाड़ा बच रहा है, 2 जने उठा ही नहीं रहे। अब इसी जगह पे अगर 10 गाड़ियाँ खड़ी हो और 500 रुपये का भाड़ा बच रहा है तो कोई भी उठा लेगा पट्टे से, तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। इसी जगह पे ये 500 का भाड़ा जो है ना, कंपनी ऐसा कर रही है इसका रेट गिरा दे रही है, पहले 400 में बचा रही है। अब 10 लोग खड़े, 10 में से कोई ना कोई एक उठा ले रहा है, जब उठा ले रहा है तो वो 400 का रेट उसने कंपनी ने कर दिया है फिक्स। क्यों? क्योंकि भाड़े लोग उठा रहे हैं सस्ता भी। अब इतनी सारी गाड़ी ले लिए, EMI भरना है तो भाड़े तो उठाएंगे ही, इस वजह से रेट जो है गिर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। अब मैं बता रहा था कि देखिए, जो एक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, उनका कहना था कि भाई मैं ओला उबर लाइन में आना चाहता हूँ, एक गाड़ी लेना चाहता हूँ फैमिली के हिसाब से, SUV आर्टिगा ले लूँ, क्या EMI आएगा, कैसा लिया आपने? जब मेरे पास ब्लू गाड़ी थी तभी उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि भाई आपका माशाल्लाह से बिज़नेस चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, आप क्यों मतलब दूसरी लाइन में आना चाहते हैं? ऐसे क्या हो जाओगे? कोई तकलीफ़, कोई कर्जा, क्या हो गया? बोले नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सोच रहा था एक फ़ैमिली के लिए गाड़ी हो, लेकिन 12-13 लाख रुपए की गाड़ी है। अब वो सोच रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त ने सजेशन दिया, जो ड्राइवर है, ड्राइव करता है, उसने बोला कि भाई आप आर्टिगा ले लो, मैं चलाऊँगा, 4 साल में आपकी फ्री हो जाएगी गाड़ी, उसके बाद आप प्राइवेट कर लेना, आप उसको रखना अपनी फैमिली यूज़ के लिए, और 4 साल में आपको EMI में भरते रहूँगा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स भी देते रहूँगा। आपको हो सकता है कि आप जो 2, 2.5-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे वो आपको फ्री हो जाएगा। तो मैंने वो भाई को बोला, भाई बढ़िया बात है, लेकिन आप खुद सोचिए, जिसने आपको सजेशन दिया, क्या वो 2.5-3 लाख रुपए का जुगाड़ करके गाड़ी नहीं ले सकता है? उसने आपको क्यों बोला कि आप गाड़ी लो, मैं चलाऊंगा, मैं फ्री करके दूंगा? क्या वो खुद मालिक नहीं बन सकता है? उन्होंने फिर सोचा, बोले हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैं बोला कि चलिए ठीक है, वो आपका दोस्त है, आपके लिए भला चाह रहा है, लेकिन आपका भला चाह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो अपना बुरा चाह रहा है? वो चाह रहा नहीं है कि खुद मालिक बने, वो ड्राइवर ही रहना चाह रहा है। मैं बोला भाई देखिए, इस तरीके से आप नहीं आइए। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी लेंगे, आप लोन पे लेंगे, आपके ऊपर लोन रहेगा। अगर वो साल भर चलाता है, साल भर धंधा अच्छा रहता है, वो चलाता है, उसके बाद आपको EMI देता है, 2-4 रुपया प्रॉफिट भी देता है। इसमें देखिए कितने सारे खर्चे होते हैं, कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो चलिए मान लीजिए 1 साल निकल गया, उसके बाद अगर वो छोड़ के चला जाता है, दोस्ती तो कोई ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर का साथ है, ज़बरदस्ती है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, करना ही पड़ेगा। 4 साल तूने बोला है मेरा लोन क्लियर करवाएगा तो करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं केस कर दूँगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बोले बात बिल्कुल सही है। मैं बोला अगर इस सिचुएशन में बंदा छोड़ के चले जाएगा आपको, तो आप क्या करेंगे? और दूसरी बात, ये जो ये सोच रखते हैं कि भाई टूरिस्ट में लेता हूँ, 4 साल चलेगी, लोन फ्री हो जाएगा, फ्री में मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, प्राइवेट करवा लूँगा, 10, 20, 40, 50 हज़ार रुपये लगा के मेरे को फ्री में गाड़ी मिल जाएगी। उनके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि भाई ये जो सोच रहे हैं ना आपकी सोच गलत है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए। बस
आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी तकलीफ़ देखी होगी। मेरा बताने का मकसद यही है कि जो बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए, सही है वो लोग अपनी जगह पर। क्यों मालूम है? क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, सप्लाई बहुत बढ़ जा रहा है और डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सप्लाई इतना बढ़ रहा है कि गाड़ियाँ 50 हैं, जाने वाले 25 हैं, तो 25 लोग तो खाली ही बैठेंगे। तो ये चीज़ भाई लोग ना करें, ख़ास तौर से वो लोग ना करें जो ये सब मकसद रख के आते हैं कि प्राइवेट रखना चाहता हूँ तो टूरिस्ट ले लेता हूँ, फिर कमाऊँगा, फ्री में गाड़ी हो जाएगी। भाई आपके चक्कर में आप भी लॉस खा रहे हैं और आप कुछ गरीबों का जो बेचारे मेहनत करके कमा रहे थे उनको भी नीचे लेके जा रहे हैं। आप लोग पहले समझिए, पहले बहुत सारे सोर्स हैं। मैं तो जब घुसा था इस लाइन में तो मुझे कोई सोर्स नहीं था। आप लोगों के पास सोर्स है, मेरी वीडियो है, बहुत सारे लोगों की वीडियो है। मैं इसलिए वीडियोस भी बनाने लगा हूँ, इसलिए वीडियोस भी डालने लगा हूँ, ये सारी भी, कि लोग ये ना समझे कि भाई तू भी वही आगे बता रहे कि इतना कमा रहे, उतना कमा रहे, ये कमा रहे, वो कमा रहे। मैं अपनी रियल लाइफ में अपना रियल फैक्ट, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए, एक बार में कोई चीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे आप लोग चैनल में जुड़े, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपके पास ये सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप वीडियोस देखेंगे तो आपको 100% श्योर कि आपको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इस लाइन में आ नहीं सकता, आ सकते, लेकिन इतना ज़्यादा सप्लाई मत बढ़ाइए कि डिमांड तो बढ़ रहा है, नो डाउट डिमांड बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं आप। पहले लोग जो ट्रेन में सफ़र करते थे, आज भी वो ओला से भी सफ़र कर रहे हैं, उबर से भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को मैंने ये चीज़ समझा दिया हो, आप लोगों के समझ में भी आई हो। अगर ये नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ये मोटिवेट भी करता है कि जब आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, वीडियोस बनाने का सोचता हूँ, मेरी रियल लाइफ से मैं उसको कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास पूरा खजाना भरा हुआ है वीडियोज़ का। मेरे अंदर मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे भी चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहने दें। खुश रहने नहीं दे सकते तो खुद ही खुश रहें, गलत एडवाइस मत दें। खुदा हाफिज़।